dear aspirants. Welcome to Unacademy IS. Uh, Today we will discuss a very important uh, part of your BPSC preparation, that is mains answer writing. है ना? Today we will discuss how to write a good answer, what should be the structure of an answer, and we will also discuss PYQ, and on the basis of that PYQ we will decide how to write a good answer. So first of all, uh, how to write a good answer crack BPSC मेंस, है ना? 71st बीपीएससी का मेंस होने वाला है, और 71st बीपीएससी मेंस के लिए जो बच्चे प्रीलिम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म जिन्होंने किया है वो तो सिक्योर हैं और वो मेंस के प्रिपरेशन में लग चुके हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए अन अकेडमी ने एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है पटना सेंटर पे, जिसका ओरिएंटेशन क्लास 6 अक्टूबर को है, 6 अक्टूबर को, और क्लासेस 8 अक्टूबर से शुरू होंगी, 8 अक्टूबर से शुरू होंगी। और जो क्रैश कोर्स की क्लास होगी उसमें मैं आपको जीएस पेपर 2 में ज्योग्राफी का जो सेक्शन है उसके आंसर कैसे डील करना है, कैसे आंसर को लिखना है, कैसे कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाने वाले हैं बीपीएससी मेंस में, उनको डिस्कस करूंगा। तो आज के इस सेशन में हम लोग सीखेंगे कि एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाता है। अगर हम आंसर्स की बात करें तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ आंसर की बात, स्ट्रक्चर ऑफ आंसर, स्ट्रक्चर ऑफ अ गुड आंसर। सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एक अच्छे आंसर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, है ना? संरचना कैसी होनी चाहिए? व्हाट डू मीन बाय स्ट्रक्चर्स? स्ट्रक्चर का मतलब होता है डिफरेंट लेयर्स और डिफरेंट पार्ट्स। यानी स्ट्रक्चर ऑफ ए गुड आंसर का मतलब है कि आंसर के कौन कौन से पार्ट होंगे, है ना, जो आपके जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका उसको सेटिस्फाई कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्वेश्चन हम यहां पर डिस्कस करते हैं, डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन और इसका आंसर हमें लिखना है। एक अच्छा आंसर क्या होगा? तो एक अच्छा आंसर लिखने के लिए सबसे पहले क्वेश्चंस के डायरेक्टिव्स को समझते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में जो डायरेक्टिव है वो डिस्कस है ना? डिस्कस के अलावा, है ना, डिस्कस के अलावा और भी डायरेक्टिव्स आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे एक्सप्लेन, इलस्ट्रेट, एनालाइज, एग्जामिन एंड क्रिटिकल एनालिसिस। क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल एनालाइज और क्रिटिकल एग्जामिन, है ना? तो आपसे जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है उसके इतने सारे डायरेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में जो डायरेक्टिव है डिस्कस, है ना? तो सबसे पहले यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द डायरेक्टिव्स। कौन सा डायरेक्टिव्स है जो आपसे पूछा गया है? जैसे इस क्वेश्चन में डिस्कस पूछा गया है, लेकिन दूसरे क्वेश्चंस में आपसे डिस्कस के अलावा एक्सप्लेन, इलस्ट्रेट, एनालाइज, एग्जामिन, क्रिटिकल एनालाइज एंड क्रिटिकल एग्जामिन आपसे पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज दिस डिफरेंट डायरेक्टिव मीन। फर्स्ट जो है, जैसे एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब है
क्वेश्चन में जो भी पूछा जा रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, तो जब एक्सप्लेन करने के लिए आपसे कहा जाए तो आप क्या करेंगे? सिंपली जो प्रॉब्लम्स है उनको प्रॉब्लम्स को इनलिस्ट करेंगे। कौन कौन से प्रॉब्लम है? जैसे लैक ऑफ इरिगेशन, लैक ऑफ क्रेडिट सर्विसेज, क्रेडिट सर्विसेज, इसके अलावा डिपेंडेंसी ऑन मॉनसून, डिपेंडेंसी ऑन मॉनसून, ओके। नेक्स्ट, लैक ऑफ मार्केट एक्सेस, मार्केट एक्सेस। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को आपको क्या करना है? इन सारे प्रॉब्लम्स को इनलिस्ट करना है और एक एक प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है ना। लैक ऑफ इरिगेशन का मतलब क्या है ना? लैक ऑफ इरिगेशन क्यों है बिहार में, या जो इंडिया का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है ना, वहां पर इरिगेशन की सुविधा क्यों नहीं है ना? लैक ऑफ क्रेडिट सर्विस का मतलब क्या है, और जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है उसकी कमी क्यों है बिहार में या इंडिया में? डिपेंडेंसी ऑन मॉनसून, है ना, व्हाई मोस्ट ऑफ द जो क्रॉप्स हैं वो मॉनसून पर क्यों डिपेंडेंट है, एंड लैक ऑफ मार्केट एक्सेस। तो इस तरह से कई सारे प्रॉब्लम्स को इनलिस्ट करना है और एक एक प्रॉब्लम्स को आपको एक्सप्लेन करना है सिंपली। दूसरा, अगर इसकी जगह पर अगर डायरेक्टिव्स हो, इस एक्सप्लेन की जगह पर अगर डिस्कस पूछा जाए, तो उस केस में आपको क्या करना है ना? जो प्रॉब्लम्स इंडियन एग्रीकल्चर के हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, उस प्रॉब्लम्स को तो डिस्कस करना ही है, साथ ही साथ जो इंडियन एग्रीकल्चर का स्ट्रेंथ है उसको भी डिस्कस करना है, यानी जो प्रो और कॉन्स दोनों डिस्कस करने हैं। इसके अलावा प्रॉब्लम्स के साथ साथ सॉल्यूशन को भी डिस्कस करना है, यानी डिस्कस में क्या है, एक ओपन डिबेट बनता है। ओपन डिबेट यानी जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने डायमेंशन है, सभी डायमेंशन आपको यहां पर मेंशन करने होंगे, है ना। डिस्कस अगर डायरेक्टिव्स के रूप में आपसे पूछा जा रहा है तो आपको वो सारे डायमेंशंस कवर करने होंगे। जैसे इस क्वेश्चन में हमने देखा कि क्वेश्चन पूछा गया है डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, देन वी हैव टू, है ना, फर्स्ट discuss about the problems, then also discuss about the solution, and also discuss about the some important characteristic of Indian agriculture। यानी जितने भी डायमेंशन पॉसिबल है उसको डिस्कस वाले डायरेक्टिव में आपको एक्सप्लेन करना होगा। थर्ड, अगर अगर हमसे डायरेक्टिव्स के रूप में इलस्ट्रेट पूछा जाए, इलस्ट्रेट, तो इलस्ट्रेट में क्या किया जाता है? illustrate is also similar to explain, बट अंतर कहां पर है? illustrate में एक्सप्लेन करते समय हमें एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज डालने होते हैं, एग्जाम्पल्स एंड केस स्टडीज डालने होते हैं, और इन एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज के आधार पर हमें एक्सप्लेन करना होता है। तो इलस्ट्रेट एंड एक्सप्लेन लगभग सिमिलर है, बस अंतर कहां पर है कि इलस्ट्रेट में हमें एक्सप्लेन के साथ साथ एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज भी पुट करने होते हैं। नेक्स्ट जो डायरेक्टिव है, नेक्स्ट डायरेक्टिव है एनालाइज। तो एनालाइज के केस में हमें क्या करना होता है? जो भी हमसे पूछा जा रहा है, जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम्स को पहले डिफरेंट सेक्शन में ब्रेक करेंगे, है ना, और उसके बाद एक एक सेक्शन को डिस्कस करेंगे। जैसे प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, तो
वी शुड डू, पहले इस प्रॉब्लम्स को हमें डिफरेंट सेक्शन में, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में इसे डिवाइड करना है. फॉर एग्जांपल, सोशल प्रॉब्लम, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल, है ना. तो कई सारे कैटेगरी में हमने प्रॉब्लम को डिवाइड किया और एक एक कैटेगरी को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे. सोशल प्रॉब्लम क्या हो सकता है इंडियन एग्रीकल्चर में, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, एंड ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं. ठीक है. तो अगर डायरेक्टिव्स आपसे एनालाइज पूछा जाए तो सबसे पहले जो भी आपसे पूछा जा रहा है, जैसे यहाँ पर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में पूछा जा रहा है, तो उसे पहले डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, डिफरेंट सेक्शन में आपको ब्रेक करना होगा और हर एक सेक्शन को एक्सप्लेन करना होगा. तो दिस इज अबाउट एनालाइज. एनालाइज की जगह पर अगर आपसे एग्जामिन पूछा जाए, अगर डायरेक्टिव जो है वो एग्जामिन के रूप में आपसे पूछा जाए और इसी सेम क्वेश्चन को प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, देन हाउ विल यू राइट, कैसे आप इसको डील करेंगे. इस केस में, एग्जामिन के केस में, यू हैव टू प्रेजेंट डेटा, है ना. डेटा के आधार पे आपको एस्टेब्लिश करना है ना. डेटा के आधार पर इन सारे प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करने हैं. फॉर एग्जांपल, है ना, प्रॉब्लम्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम यानी लैक ऑफ इरिगेशन सिस्टम, लैक ऑफ इरिगेशन सिस्टम. देन यहाँ पे आपको डेटा प्रेजेंट करना है, डेटा, है ना, डेटा प्रेजेंट करना है और डेटा के आधार पर एग्जामिन करना है कि क्या ये प्रॉब्लम सही में है या नहीं है, या अगर प्रॉब्लम है तो कितना सीवियर है ना, कितना प्रेसिंग है ना. और डेटा के आधार पर आप इसे क्या करेंगे, इसके इसकी सीवियरिटी को एग्जामिन करेंगे कि ये प्रॉब्लम कितना सीवियर है ना, कितना इंटेंस है, उसको एग्जामिन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेटा. तो एग्जामिन वाले में क्या करना है, सारे प्रॉब्लम्स को ऑन द बेसिस ऑफ डेटा आपको उसके सीवियरिटी को, उसके इंटेंसिटी को एग्जामिन करना है और सॉल्यूशन भी सजेस्ट करने हैं, सॉल्यूशन भी सजेस्ट करने हैं. नेक्स्ट, अगर आपसे क्रिटिकल एग्जामिन, क्रिटिकल एनालिसिस या क्रिटिकल एग्जामिन के रूप में डायरेक्टिव्स पूछा जाए, देन आपको क्या करना होगा. यहां पर सबसे पहले क्रिटिकल का मतलब समझते हैं. क्रिटिकल का मतलब होता है जहां आपको लूप होल्स ढूंढने हैं, है ना. जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर क्रिटिकली एनालाइज, यानी क्रिटिकली एनालाइज द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर. तो सबसे पहले एनालाइज यानी डिफरेंट सेक्शन में इसे तोड़ेंगे, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफिकल, है ना. ये डिफरेंट सेक्शन में इस प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, और हर प्रॉब्लम्स को यहां पर हमें क्रिटिकली एग्जामिन करना है, यानी क्रिटिकली एनालाइज करना है. तो क्रिटिकली करने के लिए इसे क्या करना होगा, कुछ हमें ये भी यहां पे डिस्कस करना होगा कि प्रॉब्लम्स हैं, है ना, प्रॉब्लम्स हैं इंडियन एग्रीकल्चर में. सोशल प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम है. लेकिन ये प्रॉब्लम्स, है ना, ये प्रॉब्लम लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण है. यानी क्रिटिकली जब आए तो क्रिटिकली में आपको क्या करना है, क्रिटिकली में उन प्रॉब्लम्स
का जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो रिलेशन है, जो संबंध है, उसको समझाना है कि एडमिनिस्ट्रेशन की कमी के कारण, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, गवर्नमेंट का विल पावर है ना कम होने के कारण, या जो एडमिनिस्ट्रेशन है माल फंक्शनिंग होने के कारण, या इनफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होने के कारण ये सारे प्रॉब्लम्स है। तो इस तरह से यहाँ पर क्रिटिकली एनालिसिस यहाँ पर किया जाता है ना। यानी प्रॉब्लम्स को डिफरेंट सेक्शन में, डिफरेंट आस्पेक्ट में, डिफरेंट डायमेंशन में इसको डिस्कस करेंगे, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। और हर कॉन्टेक्स्ट में हमें ये यहाँ इस्टेब्लिश करना होगा कि ये प्रॉब्लम जो है वो माल फंक्शनिंग के कारण, या इन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के कारण, या लैक ऑफ विल पावर के कारण, या फिर लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण है। तो इस तरह से अगर क्रिटिकल एनालिसिस आता है तो वहां पर हमारा जो अप्रोच होगा वो डिफरेंट होगा। यानी हमने क्या देखा कि अलग अलग डायरेक्टिव्स में सेम क्वेश्चन सेम है, यानी आपसे एक ही चीज पूछी जा रही है, लेकिन अलग अलग डायरेक्टिव्स में आपको अलग अलग से अप्रोच करना होगा। और क्रिटिकल एनालिसिस वाले क्वेश्चन में या क्रिटिकल एग्जामिन वाले क्वेश्चन में कंक्लूजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो सारे ही क्वेश्चंस में कंक्लूजन लिखने चाहिए, लेकिन क्रिटिकल एनालिसिस या क्रिटिकल एग्जामिन वाले क्वेश्चंस में कंक्लूजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और वो कैसे लिखेंगे हम, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। ओके, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ गुड आंसर। गुड आंसर का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए? तो सबसे पहले क्या करना है, डायरेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करना है, और उस डायरेक्टिव्स के आधार पर हमें इनिशिएट करना है आंसर को लिखने में। यानी अप्रोच हमारा क्या होगा, अप्रोच जो डिसाइड करेंगे हम लोग वो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्टिव्स। अप्रोच के बाद स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर, अगर आंसर का स्ट्रक्चर देखें तो थ्री लेयर्स होते हैं, थ्री पार्ट्स होते हैं एक किसी भी आंसर में। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट, एंड कंक्लूजन, एंड कंक्लूजन। ओके, देन फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज इंट्रोडक्शन, है ना। इंट्रोडक्शन क्या है एंड इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है? इंट्रोडक्शन का मतलब होता है जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर क्वेश्चन देखा है ना, डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा? इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि उस जो प्रॉब्लम है जो पूछा जा रहा है, यहाँ क्या पूछा जा रहा है, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो जो पूछा जा रहा है उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसको आप इंट्रोडक्शन में लिखें। फॉर एग्जाम्पल कि इंडिया में जो प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर में, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, और उससे रिलेटेड डेटा भी आपको इंट्रोडक्शन में देना है। यानी जो मोस्ट जो प्रेसिंग प्रॉब्लम होगा इंडियन एग्रीकल्चर में, मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, उसको आपको इंट्रोडक्शन में डालना है ना। और साथ ही साथ इससे रिलेटेड डेटा भी आपको देने हैं इंट्रोडक्शन में, डेटा जिससे ये साबित हो कि ये प्रॉब्लम सही में है या कितना सीवियर है। तो इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं हम, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जो उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, उसको इंट्रोडक्शन में लिखते हैं ताकि वो क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हो सके, ताकि आंसर इंट्रोड्यूस हो सके। तो इस केस में अगर देखें कि प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में क्या इंट्रोडक्शन हो सकता है? द मोस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ना, और उससे रिलेटेड डेटा, तो आप लिख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस रिपोर्ट्स, है ना, वी कैन से दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स इन इंडियन एग्रीकल्चर is small and marginal lands, availability of a small and marginal lands, and less
प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। यानी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है, सबसे महत्वपूर्ण प्रॉब्लम क्या है, सबसे प्रेसिंग प्रॉब्लम क्या है कि इंडियन एग्रीकल्चर में क्या सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि इंडिया में स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड्स अवेलेबल है। यानी 1 एकड़ या फिर 2 एकड़ से कम लैंड किसानों के पास है, और जिसके कारण इंडियन एग्रीकल्चर क्या है, लेस प्रॉफिटेबल है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, लेस प्रॉफिटेबल है, लेस प्रोडक्टिव है इन कंपेरिजन टू, यहाँ पे कंपेरिजन भी कर सकते हैं इंट्रोडक्शन में, इन कंपेरिजन टू यूएसए और चाइना, है ना। यहाँ पे तो इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है उसको हाईलाइट करेंगे, और साथ ही साथ उसे दूसरे कंट्रीज के साथ, है ना, कंपेयर भी कर सकते हैं, जैसे यूएस के साथ कंपेयर कर सकते हैं, चाइना के साथ कंपेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ उससे रिलेटेड डेटा भी आपको डालने हैं, related data on the basis of this report, on the basis of economic survey, है ना, या on the basis of reports of international agricultural organization, है ना, वर्ल्ड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के अनुसार ये सबसे बड़ी समस्या है, और ये आपको इंट्रोड्यूस करना है। तो इंट्रोडक्शन में क्या करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो आपसे पूछा गया है उससे रिलेटेड, उसको आपको इंट्रोडक्शन में डालना होता है, और उससे रिलेटेड डेटा भी पुट करने होते हैं। दूसरा होता है बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में क्या करते हैं हम, बॉडी पार्ट में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डायरेक्ट उसको स्ट्राइक करना है, डायरेक्ट उसको डील करना है, इधर उधर की कुछ भी बातें नहीं करनी है बॉडी पार्ट पे। तो यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, है ना, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो बॉडी पार्ट में हम डायरेक्ट इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, है ना, और ये जो प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे बॉडी पार्ट में, वो किस आधार पर, इसका अप्रोच क्या होगा, अप्रोच होगा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्टिव्स, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्टिव्स, है ना, जो हमने शुरुआत में डिस्कस किया कि बॉडी पार्ट में क्या करना है हमें, जो पूछा जा रहा है हमसे, एक पार्ट में या दो पार्ट में जो पूछा जा रहा है उसको डील करना है, उसको डिस्कस करना है, लेकिन उसका अप्रोच क्या होना चाहिए, अप्रोच ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव्स क्या है उसके आधार पर हमें अप्रोच लेने हैं। डायरेक्टिव मींस जैसे हमने डिस्कस किया, है ना, डायरेक्टिव क्या हो सकता है, एक्सप्लेन हो सकता है, इलस्ट्रेट हो सकता है, डिस्कस हो सकता है, एग्जामिन हो सकता है, एनालाइज हो सकता है, क्रिटिकली एनालाइज हो सकता है। इतने सारे डायरेक्टिव पॉसिबल हैं, और इन सारे डायरेक्टिव के अनुसार ही आपको बॉडी पार्ट्स में जो पूछा गया है उसको एक्सप्लेन करना है। ओके, बॉडी पार्ट। ओके, नेक्स्ट कंक्लूजन। कंक्लूजन वाले पार्ट में क्या होता है, कंक्लूजन होता क्या है, देखिए किसी भी आंसर में कंक्लूजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्यों, क्योंकि आप जो आंसर लिख रहे हैं वो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेट्स को शो करेगा, है ना, और एडमिनिस्ट्रेट जो सबसे इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेट है वो है डिसीजन मेकिंग, और जो डिसीजन मेकिंग वाला जो ट्रेट है हमारा वो कंक्लूजन में ही झलकता है ना, कंक्लूजन में ही शो होता है। तो कंक्लूजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आंसर, और कंक्लूजन में आपको क्या करना है, कैसे अप्रोच करना है, यहां हम उसको डिस्कस करेंगे। कंक्लूजन में आपको स्टैंड लेना है, जैसे यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, स्टैंड लेंगे, है ना, स्टैंड लेना, सबसे पहले स्टैंड लेना जरूरी है, क्योंकि स्टैंड लेना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेट। स्टैंड ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं चीजों को, यस देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ प्रॉब्लम इन इंडियन एग्रीकल्चर। उसके बाद क्या करेंगे, गवर्नमेंट हैज टेकन वेरियस इनिशिएटिव, गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं इन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, बट, है ना, मोर नीड टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, यानी इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए और भी चीजों की जरूरत है, यानी और भी अधिक इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, और भी चीजों पर काम करने की जरूरत है। तो इस तरह से अप्रोच करना है कंक्लूजन में,
है ना? Yes, there is a problem of, on the basis of above discussion, we can say that there are so many problems in Indian agriculture, but most of the problems are related to lack of willpower, maladministration, inefficient administration, leakage, lack of awareness, है ना? Government has taken various initiative to address these problems, but we need more in order to eliminate this problem, or we need more to reduce the severity of this problem, like like promotion of FPOs, farmers producer organization, adoption of climate smart agriculture, increasing awareness, है ना, अवेयरनेस टू द फार्मर्स। तो इस तरह से कुछ सजेशन, फ्यूचरिस्टिक सजेशन, यानी गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, इसके बावजूद हमें और भी नए स्टेप्स लेने की जरूरत है, और वहां पर आप फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन सजेस्ट करेंगे कंक्लूजन। फ्यूचरिस्टिक से यानी फ्यूचर में वो इंप्लीमेंट होने चाहिए, ताकि हम इस प्रॉब्लम की सिविरिटी को कम कर सके, इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट कर सके। तो कंक्लूजन में क्या लिखना है? पहले स्टैंड लेना है, यस देयर इज अ प्रॉब्लम इन इंडियन एग्रीकल्चर। उसके बाद पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाने हैं कि गवर्नमेंट ने स्टेप लिए हैं, है ना, गवर्नमेंट काम कर रही है इस पर, लेकिन फ्यूचर में कुछ और भी सॉल्यूशन लेने की जरूरत है, कुछ और भी इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, वहां पे कुछ आप वहां पर सजेस्ट कर दे, है ना, फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन बताएं। फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन इसमें आपको डालने हैं, स्टैंड लेना है, स्टैंड लेना है, फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशंस भी बताने हैं। ये हमारा होता है कंक्लूजन। तो होप कि आपको ये एस्पेक्ट समझ आया होगा, है ना, स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना, पीवाईक्यू, और इस स्ट्रक्चर को हम वहां पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ओके, फर्स्ट डिस्कस दिस क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने आपको बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 2 में, जीएस पेपर 2 का क्या फॉर्मेट है उसको डिस्कस कर दूं। जीएस पेपर 2 में 3 सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन में पॉलिटी एंड गवर्नेंस से क्वेश्चन आते हैं, दूसरे सेक्शन में ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं, और तीसरे सेक्शन में साइंस एंड टेक से क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैं ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस करूंगा, है ना, जो सेक्शन 2 में, जीएस पेपर 2 में पूछा जाता है। और ज्योग्राफी के आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस देखेंगे कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, है ना। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लेते हैं जो फिजिकल ज्योग्राफी से है ना, उसको डिस्कस करते हैं कि हाउ टू राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना, एक अच्छा आंसर कैसे लिख सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चंस में या तो 7 मार्क्स या तो 8 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर 38 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर 38 मार्क्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करके 19 प्लस 19 मार्क्स का पूछा जा सकता है ना। तो दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन जो 38 मार्क्स का होता है। शॉर्ट क्वेश्चंस को, है ना, जैसे ये जो क्वेश्चन पूछा गया है 69th बीपीएससी मेंस का ये क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, और ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 8 मार्क्स के सेक्शन में पूछा गया है, यानी शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले, शॉर्ट क्वेश्चन में कितने वर्ड्स आपको लिखने हैं? लगभग 100 टू 150 के बीच में आप वर्ड्स में आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, है ना, शॉर्ट क्वेश्चंस को। और जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उसे आप 350 टू 400 वर्ड्स के बीच में डिस्कस कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वर्ड लिमिट नहीं दी जाती है, मार्क्स दिया जाता है, और मार्क्स के हिसाब से आपको वर्ड डिसाइड करने होते हैं। तो 8 मार्क्स या 7 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे 100 टू 150 वर्ड्स में जाएगा, और जो 38 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे वो 350 टू 400 वर्ड्स में इसे डील करना होगा।
तो ये जो क्वेश्चन है जो 69 बीपीएससी मेंस में पूछा गया है वो 8 मार्क्स में पूछा गया है, और यानी इसे 100 टू 150 वर्ड्स में हमें डिस्कस करना है। क्वेश्चन क्या है? एनालाइज द मैकेनिज्म एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन मॉनसून सिस्टम। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या बताया था? सबसे पहले मैंने कहा था कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले यू हैव टू डिसाइड डायरेक्टिव्स, है ना? डायरेक्टिव्स क्या है? तो यहां अगर ये डायरेक्टिव्स क्या है? एनालाइज यानी एनालिसिस, एनालिसिस, है ना? मैंने बताया था ना कि डायरेक्टिव्स पहले डिसाइड करना होता है, तो यहाँ पे क्या डायरेक्टिव्स है? एनालिसिस। और जब भी एनालिसिस आए तो जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? द मैकेनिज्म एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन मॉनसून, दो पार्ट, मैकेनिज्म एंड कैरेक्टरिस्टिक। अब दोनों पार्ट में को एनालाइज करना है, तो एनालाइज करने के लिए क्या करेंगे? जो भी क्वेश्चन पूछा गया है यानी मैकेनिज्म एंड कैरेक्टरिस्टिक, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट, उसे डिफरेंट एस्पेक्ट्स में डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैकेनिज्म की बात करें, है ना? मैकेनिज्म की अगर बात करें तो कैसे अप्रोच करना है, क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, लेट्स सी। सबसे पहले हमने डायरेक्टिव डिसाइड किया, क्या है? एनालाइज। एनालाइज मींस, एनालाइज मींस यू हैव टू, एनालाइज मींस यू हैव टू डिवाइड द क्वेश्चंस इनटू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। जो भी पूछा गया है उसको डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, डिफरेंट सेक्शंस में आपको डिवाइड करना होगा। जैसे यहाँ पे दो चीजें पूछी गई हैं, मैकेनिज्म एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन मॉनसून, तो इसे डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड करना होगा। तो सबसे पहले मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म जो मॉनसून का है उसको आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, डिफरेंट डायमेंशन में जब डिवाइड करेंगे तो क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले अराइवल ऑफ मॉनसून, अराइवल ऑफ मॉनसून। दूसरा एस्पेक्ट हो सकता है, दूसरा एस्पेक्ट हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉनसून, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ या एडवांसमेंट ऑफ मॉनसून, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉनसून या एडवांसमेंट ऑफ मॉनसून, एडवांसमेंट ऑफ मॉनसून। और तीसरा एस्पेक्ट हो सकता है, तीसरा एस्पेक्ट होता है ब्रेक इन द मॉनसून, ब्रेक इन द मॉनसून, है ना? यानी मैकेनिज्म को तीन एस्पेक्ट्स में, तीन सेक्शन में हम डिवाइड कर सकते हैं, अराइवल ऑफ द मॉनसून, डिस्ट्रीब्यूशन और एडवांसमेंट ऑफ द मॉनसून एंड ब्रेक ऑफ द मॉनसून। और तीनों एस्पेक्ट्स को, तीनों सेक्शंस को आपको अलग अलग डिस्कस करना होगा। सबसे पहले अराइवल ऑफ मॉनसून को डिस्कस करना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉनसून को डिस्कस करना होगा और ब्रेकिंग ऑफ, ब्रेकिंग ऑफ मॉनसून को भी आपको डिस्कस करना होगा, है ना? तो अलग अलग, अलग अलग सेक्शंस को आपको अलग अलग डिस्कस करना होगा एनालिसिस वाले पार्ट में। दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉनसून। तो कैरेक्टरिस्टिक जो है मॉनसून का, उसे भी आप डिफरेंट डायमेंशन में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल इंडियन मॉनसून इज, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ड्राई एंड वेट स्पेल, है ना? इंडियन मॉनसून में कभी ड्राई स्पेल होता है, कभी वेट स्पेल होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा जो एस्पेक्ट है कैरेक्टरिस्टिक का वो है वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएबिलिटी एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा मॉनसून वेरिएबल है, व्हाई? मॉनसून वेरिएबल क्यों है ना? क्योंकि कभी एलिनो इफेक्ट के कारण और कभी लानिना इफेक्ट के कारण, एलिनो इफेक्ट के कारण बहुत अधिक मॉनसून होती है, एलिनो इफेक्ट के कारण मॉनसून कम होती है, और लानिना इफेक्ट के कारण मॉनसून अधिक, है ना, वर्षा होती है उसमें। इसलिए हमारा मॉनसून कैसा है? वेरिएबल है। और ये डिस्कस करना है आपको। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग पार्ट में मॉनसून का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग है ना? माउंटेन एरिया के, अगर हम माउंटेन एरिया के रेन शैडो जोन की बात करें तो वहां पे मॉनसून के द्वारा कम वर्षा होती है ना, लेस
रेनफॉल होता है वहां पर। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे इंडिया में, तो मानसून का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, तो उसको यहाँ पे डिस्कस करना होगा। यानी दो जो सेक्शन पूछा गया है, दो पार्ट्स में जो क्वेश्चन पूछा गया है, मैकेनिज्म एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन मानसून, दोनों ही पार्ट को एनालाइज करना है आपको। और एनालाइज करने के लिए सबसे पहले जो पूछा गया है उसे डिफरेंट सेक्शन में, डिफरेंट एस्पेक्ट में डिवाइड करना होगा, और हर एक एस्पेक्ट को यहाँ पे डिस्कस करना होगा। और ये सारी चीजें करनी होंगी 100 to 150 वर्ड्स में। तो दिस इज द चैलेंज, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। इसे 100 से 150 वर्ड में ही करना है। तो अगर आपने प्रैक्टिस कर रखा है ना, और आपके आपके आपको अप्रोच पता है, तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अनअकैडमी आईएएस पे जो क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाली है, उसमें इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना। क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, कैसे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है, कैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, इन सारी चीजों पे डिस्कस किया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें, सेकंड क्वेश्चंस की अगर बात करें, तो सेकंड क्वेश्चन 70th बीपीएससी मेंस में पूछा गया है ना। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 70th बीपीएससी मेंस, और ये 38 मार्क्स में पूछा गया है, 38 मार्क्स। तो 38 मार्क्स के क्वेश्चन में यू हैव टू राइट इन 350 to 400 वर्ड्स, है ना। तो अप्रोच सेम होगा, बस बस क्या होगा कि वर्ड्स को हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले डायरेक्टिव डिसाइड करेंगे। डायरेक्टिव क्या है यहाँ पर? डिस्कस। डिस्कस में क्या करना है? जो भी प्रो कॉन्स, जो भी जितने भी डायमेंशन है, सभी को कवर करना होता है। जितने भी डायमेंशन है क्वेश्चन से रिलेटेड, सभी डायमेंशन को डिस्कस करना होता है। तो डिस्कस द causes and consequences of out migration of population from Bihar and the steps taken by the state to stabilize the population। यानी 3 पार्ट में क्वेश्चन है। कॉजेज बताने हैं आपको कि आउट माइग्रेशन का क्या कारण है, कंसिक्वेंस बताने हैं कि आउट माइग्रेशन का क्या कारण, कंसिक्वेंस है, परिणाम क्या हो सकते हैं, और गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं इस आउट माइग्रेशन को रोकने के लिए और पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए, वो भी यहाँ पे डिस्कस करना है। ये 3 पार्ट में, तीनों पार्ट को यहाँ पर डिस्कस करना। फर्स्ट पार्ट क्या है? कॉजेस, सेकंड कॉन्सिक्वेंस, एंड थर्ड गवर्नमेंट स्टेप्स, है ना। अब यहाँ पे डिस्कस करना है आपको। डिस्कस मींस जितने डायमेंशन पॉसिबल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉजेस, कॉज क्या हो सकता है आउट माइग्रेशन का? तो जितने डायमेंशन हो सकते हैं कॉज में, चाहे वो सोशल कॉज हो, पॉलिटिकल कॉज हो, ज्योग्राफिकल कॉज हो, है ना, इकोनॉमिक कॉज हो, सारे कॉजेस को यहाँ पे डिस्कस करना है। इकोनॉमिक कॉज, सोशल कॉज, ठीक है, कल्चरल कॉज, पॉलिटिकल कॉज, सारे कॉजेस को यहाँ पे डिस्कस करना है। ओके। कॉन्सिक्वेंसेस में भी आपको सारे डायमेंशन कवर करने होंगे। क्या क्या कारण, मतलब क्या क्या परिणाम हो सकता है इस आउट माइग्रेशन का, है ना। चाहे वो सोशल कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, चाहे वो कल्चरल कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। तो सारे कॉन्सिक्वेंस को डिस्कस करना होगा। और लास्ट में गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेप्स लिए गए हैं इस आउट माइग्रेशन को एड्रेस करने के लिए, उसको डिस्कस करना होगा। जैसे गवर्नमेंट ने अभी 2025 में ही बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लाई है, जिसके कारण बिहार में इन्वेस्टमेंट होगा, और बिहार में इन्वेस्टमेंट के कारण एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, और जो आउट माइग्रेशन है बिहार से, है ना, उसको एड्रेस किया जा सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट कौशल विकास योजना चला रही है 7 निश्चय योजना के तहत। तो कौशल विकास होगा, है ना, कौशल विकास से जो सर्विस सेक्टर है वहां भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, एग्रीकल्चर को बूस्ट किया जा रहा है, एग्रीकल्चर को स्ट्रेंथन किया जा रहा है, ताकि
जो लेबरर्स हैं, एग्रीकल्चर लेबरर्स है ना, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, वो ऑफ सीजन में बिहार से बाहर जॉब ढूंढने नहीं जाए, है ना। तो एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल बनाया जा रहा है। एग्रीकल्चर में जो क्रॉप पैटर्न है, क्रॉप पैटर्न उसको भी चेंज करने की बात हो रही है। क्रॉप पैटर्न को एड्रेस करने से क्या होगा, है ना, क्रॉप डाइवर्सिटी को बढ़ाने की बात हो रही है। क्रॉप डाइवर्सिटी को बढ़ाने से जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है बिहार में, उसको एड्रेस किया जा सकता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट स्टेप्स आपको दिखाने हैं। और लास्ट कंक्लूजन में आपको फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन सजेस्ट करने होंगे कि अपार्ट फ्रॉम दिस इनिशिएटिव, है ना, देयर वी नीड सम मोर इनोवेटिव सॉल्यूशन लाइक promoting awareness among the farmers, adopting scientific techniques in agriculture, है ना, adopting climate smart agriculture, है ना, promoting organization like FPOs। तो ये सारी चीजें फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन आपको सजेस्ट करना होगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू राइट अ गुड आंसर। इन सारी चीजों पर हम, जो क्रैश कोर्स हमारा स्टार्ट होने वाला है, जिसका ओरिएंटेशन क्लास 6 अक्टूबर को है और क्लासेस 8 अक्टूबर से 8 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है। तो इस क्रैश कोर्स में हम उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, साथ ही साथ जो सेक्शन या जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, है ना, 71st जो बीपीएससी मेंस होने वाला है, उसमें जो क्वेश्चन आ सकते हैं उसको भी हम प्रेडिक्ट करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे। थैंक यू।